सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा को हम आगे जारी रखते हुए पशुपालन विज्ञान जो कृषि विज्ञान की शाखा है उससे जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा या दिल्ली की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें कृषि विभाग से जो भी परीक्षाएं होती है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सॉल्व कराएंगे, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन को। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। जिस भी तरीके से आएंगे आप उसको हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि भेड़ कितने वर्ष भेड़ जो है कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है। भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है। ठीक है, कह रहा है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 15 वर्ष। तो भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? तो वो 7 वर्ष तक रहती है। और इसका जो भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? 10 से 12 वर्ष। भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? 10 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गाय में मध्यकाल, क्या कह रहा है? गाय में मध्यकाल की औसत अवधि कितना होती है। कह रहा है कि गाय में मध्यकाल की जो औसत अवधि कितना होती है? ऑप्शन ए 6 से 12 घंटा, बी कह रहा है 12 से 24 घंटा, सी 24 से 36 घंटा, डी 36 से 48 घंटा। ठीक है, गाय में जो मध्यकाल की औसत अवधि होती है वो कितने होती है? 12 से 24 घंटा। ठीक है, गाय में जो मध्यकाल मतलब जिसको कहते हैं ऋतु वाली, तो जो है 12 से 24 घंटा। तो मैं अन्य जो भैंस है, भेड़, बकरी, इन सब का जो है आपको लिखा दे रहा हूँ मध्यकाल। क्या मध्यकाल में लिखा दे रहा हूँ आपको। पशु का नाम क्या है? पशु का नाम, और यहाँ पर है मध्यकाल। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? भैंस, गाय,
बकरी, भेड़। क्या कह रहा है? पशु का नाम है भैंस, गाय, बकरी और भेड़। 27, 18, 2 से 3, 1 से 3 क्या है का जो औसत मध्यकाल है, भैंस का 27 घंटा, गाय का 18 घंटा, बकरी का 2 से 3 घंटा और भेड़ का 1 से 3 घंटा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, संकर नस्ल की बछिया की औसत आयु, क्या कह रहा है? संकर नस्ल की बछिया की औसत आयु प्रथम ब्यात के समय कितनी होती है? कह रहा है कि संकर नस्ल की बछिया की औसत आयु प्रथम ब्यात के समय कितनी होती है? ऑप्शन ए 24 माह, बी 20 माह, सी 18 माह, डी 36 माह। तो संकर नस्ल की बछिया की औसत आयु प्रथम ब्यात के समय कितना होती है? 24 माह होती है। ठीक है, कितना होती है? 24 माह। जबकि देसी जो है, देसी गाय की बछिया 3 से 3.5 वर्ष की आयु में गर्भ धारण करती है। ठीक है, देसी गाय की बछिया 3 से 3.5 वर्ष की आयु में गर्भ धारण करती हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक सांड जो है गर्भाधान धारण करने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाता है? यानी एक जो सांड होता है वो गाय को गर्भ धारण कराने के लिए कितने दिन में तैयार, मतलब वो प्रजनन योग्य हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 2 से 2.5 वर्ष में, 1 से 1.5 वर्ष में, और सी कह रहा है 3 से 3.5 वर्ष में,
और डी कह रहा है 4 से 5 वर्ष में। ठीक है, तो एक सांड गर्भाधान धारण करने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाता है? तो वो 3 से 3.5 वर्ष में। कब? 3 से 3.5 वर्ष में जो है गर्भाधान धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको नोट मिटा दे रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अनुवंशिकीय वर्ण का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? कह रहा है कि अनुवांशिकीय वर्ण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शुष्क गाय के चयन के लिए, बी कह रहा है बछिया के चयन के लिए, सी कह रहा है दुधारू गाय के चयन के लिए, डी कह रहा है सांड के चयन के लिए। ठीक है, कह रहा है कि अनुवांशिकीय वर्ण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? सांड के चयन के लिए किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि अनुवांशिकीय वर्ण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अनुवांशिकीय जैसे सांड के चयन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गर्भवती गाय के पोषण में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? कह रहा गर्भवती गाय के पोषण में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? कह रहा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी कह रहा है वसा, सी कह रहा है प्रोटीन, डी कह रहा है ग्लूकोज। तो किसकी अधिकता होनी चाहिए? प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। गर्भवती गाय के आहार में प्रोटीन होनी चाहिए, क्योंकि जो ये प्रोटीन होता है गाय के लिए तो आवश्यक है ही है, उसके गर्भ में जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उसके डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है और आवश्यक होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गाय में गर्भाशय, क्या कह रहा है, गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है। गाय में कितनी होती है। ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, सी कह रहा है 20 सेंटीमीटर, डी कह रहा है 10 सेंटीमीटर। तो गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है, सॉरी 10 सेंटीमीटर होती है। डी, ऑप्शन डी सही है इसका, 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, एक संकर बछिया, कह रहा कि एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात के समय कितनी आयु होती है। एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात के समय कितनी आयु होती है। कह रहा ऑप्शन ए 36 से 48 माह, बी कह रहा है 12 से 24 माह। ठीक है, बी कह रहा है 12 से 24 माह, बी क्या कह रहा है 12 से 24 माह, सी कह रहा है 20 से 24 माह, और डी कह रहा है 30 से 40 माह। तो एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात के समय जो औसत आय होती है वो 20 से 24 माह होती है। कितना होती है, 20 से 24। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूँ। कह रहा है सांड के वीर्य यानी सांड के सीमन का पीएच मान कितना होता है। कह रहा है कि सांड के वीर्य का सीमन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 5, बी 7.5, सी कह रहा है 6.5 और डी कह रहा है 8। ठीक है, तो सांड के वीर्य का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं कुछ जो पशु के जो सीमन का या वीर्य का जो पीएच मान है मैं आपको बता रहा हूँ।
पीएच मान बता रहा हूँ और उसका कलर, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा है पशु का नाम, पीएच मान और कुछ पशुओं के वीर्य का पीएच मान तथा रंग का वर्णन। तो ये रंग है, ठीक है। ऑप्शन सांड, भैंसा जो है सूअर, मुर्गा, बकरा, ठीक है। छः दशमलव सात कितना है? 6.7। सांड का कितना है? 6.7। भैंसा का 6.7 से 8, 6.7 से 6.8। और सूअर का कितना है? 6.8 से 7.2। मुर्गा का 7 से 7.2। 2 नहीं, ये 4, 7 से 7.4। बकरा का कितना है? 6.2 से 6.8, ठीक है। 6.2 से 6.8। रंग क्या है? क्रीमी सफेद, क्रीमी सफेद, भूरापन सफेद। क्या है? भूरापन सफेद। सफेद गाढ़ा, ठीक है। मुर्गा का क्या है? सफेद गाढ़ा। बकरा का गाढ़ा क्रीम जैसा। क्या कह रहा है? गाढ़ा क्रीम जैसा, ठीक है। सांड का पीएच मान, जो वीर का पीएच मान 6.7 और सफेद क्रीमी सफेद। रंग भैंसा 6.7 से 6.8 क्रीमी सफेद। सूअर 6.8 से 7.2 भूरापन सफेद। मुर्गा 7 से 7.4 सफेद गाढ़ा। और बकरा जो है 6.2 से 6.8 गाढ़ा क्रीम जैसा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10।
भारतीय परिस्थितियों में संकर गाय की शुद्धता कितनी होनी चाहिए। कह रहा है कि भारतीय परिस्थितियों में संकर गाय की शुद्धता कितनी होनी चाहिए। कह रहा ये 100%, बी 62.5%, सी 50%, डी 66%। तो भारतीय परिस्थितियों में संकर गाय की शुद्धता जो है 62.5% होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, कितना 62.5। ये आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 11 कह रहा है गाभिन गाय को झुंड से अलग कब कर देना चाहिए, या गाभिन गाय को झुंड से अलग कब कर देना चाहिए, या कितने दिनों के बाद, कितने गर्भ धारण करने के कितने दिनों के बाद अलग कर देना चाहिए। ऑप्शन ए, गर्भ धारण के तुरंत बाद। फिर बी क्या कह रहा है, गर्भ धारण के 7 माह बाद। सी कह रहा है गर्भधारण के 3 माह बाद। डी कह रहा है गर्भ धारण के 4 माह बाद। ठीक है, कह रहा है 11, गाभिन गाय को झुंड से अलग कब कर देना चाहिए। तो कब कर देना चाहिए, 4 माह बाद। कब, 4 माह बाद जो इसको झुंड से अलग कर देना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रशिक्षित युवा सांड छांटने का सबसे सर्वोत्तम आधार क्या
है। कह रहे कि अपरिचित युवा सांड छांटने का सबसे उत्तम आधार क्या है? बनावट, नस्ल, वंशावली, आकार। ठीक है, तो कह रहा है कि अपरिचित युवा सांड को छांटने का सबसे सर्वोत्तम आधार क्या है? तो वो नस्ल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? गाय को कृत्रिम गर्भ धारण के लिए, कह रहा कि गाय को कृत्रिम गर्भ धारण करने के लिए कितने तरल वीर्य, क्या कह रहा है? कितने तरल वीर्य की मात्रा होनी चाहिए? मतलब कृत्रिम गर्भधारण कराने के लिए जो सीमन होता है, वीर्य, वो कितनी आवश्यकता होती है उसके गर्भ में डालने के लिए। ठीक है, .8 ml, बी कह रहा है 2 ml, 1.5 ml, 3 ml। तो जो वो सीमन की आवश्यकता होती है वो 2 ml होती है। आपका ऑप्शन बी सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, जरूर पूछा जा सकता है किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, भैंस को गर्भधारण करने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख शुक्राणु एक बार में उसके गर्भाशय में भेजना चाहिए। ये तो हो गया 2 ml के। और भैंस को गर्भधारण करने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख शुक्राणु एक बार में उसके गर्भाशय में भेजना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चौदह क्या कह रहा है? भारत में वीर्य तनुकरण
की संतुत बी तनुकरण की दर कितना, तनुकरण की दर कितना संस्तुत है, संस्तुत है। ठीक है, कह रहा कि भारत में बी तनुकरण की संस्तुति दर कितना है या दर कितना संस्तुत है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन 1:1400, बी 1:2000, सी कह रहा है 1:800, सी 1:800 और डी कह रहा है 1:1200। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। आउट ब्रीडिंग क्या है, कह रहा आउट ब्रीडिंग क्या है। तो आउट ब्रीडिंग जो है ए दो विभिन्न नस्लों, क्या कह रहा है, दो विभिन्न नस्लों के असंबंधित पशुओं का, बी कह रहा है दो विभिन्न नस्लों का, सी कह रहा है एक ही नस्ल के दो संबंधित पशुओं का। ठीक है, एक ही नस्ल के दो संबंधित पशुओं का। फिर कह रहा है डी एक ही नस्ल के दो संबंधित पशुओं का, दो विभिन्न नस्लों के असंबंधित पशुओं का। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग क्या है। ठीक है, आउटब्रीडिंग क्या है, एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का, इसको नोट कर लीजिए। एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का जो ब्रीडिंग है वो आउटब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटब्रीडिंग। एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का जो है ब्रीडिंग क्या कहलाता है, वो आउटब्रीडिंग कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है। सोलह, भैंस में योना, भैंस में यौवना रंभ की आयु कितनी, भैंस में यौनारंभ की आयु कितनी होती है। ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 27 माह, बी 18 से 24 माह, सी 30 माह, डी 40 माह। तो भैंस में यौनारंभ की आयु जो होती है कितना होती है, वो 30 माह होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। और गाय का तो पीछे में लिखा चुका हूं, और यहीं बगल में मैं जो है भेड़ और बकरी का लिख दे रहा हूं। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी का यौनारंभ क्या है, भेड़ और बकरी का 18 से 24 माह, भेड़ में 18 से 24 माह और बकरी में 14 से 18 माह। ठीक है। भैंस में 30 माह, भेड़ में 18 से 24 माह, बकरी में 14 से 18 माह यौनारंभ होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे आपको लिखाता हूं। देखिए जो भी टॉपिक उठ रहा है वो पूरा हो जा रहा है, तो इसलिए जो है उसमें चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर ले जाओगे। उसमें अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इसको आप अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे तो आप 100% क्वेश्चन कर ले जाएंगे इस टॉपिक का, जो भी पूछा जाएगा। आदर्श शुष्क, क्या कह रहा है, आदर्श शुष्क काल गाय में, आदर्श शुष्क काल गाय में कितना होता है। कह रहा कि कितने दिन होता है, कितना होता है या कितने दिन होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने समय का होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए 40 दिन, बी 80 दिन, सी 60 दिन और डी 30 दिन। तो आदर्श शुष्काल जो गाय में होता है, ड्राई डे जिसको बोलते हैं, ड्राई डे मतलब दूध नहीं देती है गाय उतना दिन, तो वो होता है 60 दिन। यानी कि इसके जो दो ब्यातों के बीच में दूरी समय होता है कि कितने दिन तक दूध गाय नहीं दे सकती है, तो 60 दिन। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। आप जो है इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है।
17 के बाद 18, 18 कह रहा है कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य यानी सीमन कितने तापमान पर भंडारित किया जाता है। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 15 डिग्री सेल्सियस, बी 5 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पे जो वीर्य है यानी सीमन जो है उसको भंडारण किया जाता है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे किया जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब मैं जो है आपको एक चीज लिखा जाए, वीर्य परिरक्षण की विधियां, क्या कह रहा है? वीर्य परिरक्षण की जो है विधियां। रेफ्रिज क्या है? रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने? 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन हिमीकृत, तरल नाइट्रोजन हिमीकृत के रूप में कितने पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? जो नाइट्रोजन में किया जाता है कितने पर किया जाता है? -190 डिग्री सेल्सियस पर। जो हम देखते हैं गाँव में अक्सर लेके बाइक पे या उस अपनी गाड़ी पे लेके जाते हैं वो उसमें वीर्य को, वो जो है नाइट्रोजन में ही उसका स्टोर किए रहते हैं और वो उसका टेम्परेचर जो होता है -190 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना है? तो -190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उन्नीस क्या कह रहा है? गाय में कामोत्तेजना यानी मध्यकाल शुरुआत
के कितनी देर बाद, कह रहा है कि गाय में कामोत्तेजना शुरुआत के कितनी देर बाद अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, कह रहा है कितनी देर बाद अंडोत्सर्ग होता है। ऑप्शन ए 24 घंटे, बी 6 घंटे, सी 3 घंटे, डी 12 घंटे। तो कितनी देर बाद होता है? 12 घंटे बाद। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गाय में जो कामोत्तेजना की शुरुआत के कितनी देर बाद होता है? तो 12 घंटे बाद। औसत अगर वो पूछ लेता है तो 7 से 14 घंटे, मतलब इस तरीके से अगर होगा वेरिएशन वाला से, तो 7 से 14 घंटा बाद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सांड के प्रत्येक मिलीलीटर में शुक्राणु गाढ़ापन कितना होता है। सांड के प्रत्येक मिलीलीटर में शुक्राणु गाढ़ापन कितना होता है। ऑप्शन ए 5 से 10 गुणे 10 × 6। बी कह रहा है 1200 से 2000 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है। सी कह रहा है 5000 से 10,000 गुणे 10⁻⁻6, ठीक। डी कह रहा है 50 से 100 गुणे 10⁻⁻6 के। कह रहा है कि सांड के प्रत्येक मिलीलीटर में शुक्राणु गाढ़ापन कितना होता है। तो वो होता है 5000 से 1000 इंटू 10⁻⁻6 के। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लाइन लिखा दे रहा हूँ, वो पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक लाइन में लिख दे रहा हूँ। कह रहा है कि सांड के वीर्य में शुक्राणु, क्या कह रहा है? सांड के वीर्य में शुक्राणु सांद्रता 8 लाख, कितना? 8 लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर, अर्थात 0.8
मिलीलीटर होता है। मिलीलीटर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि सांड के वीर में शुक्राणुओं की सांद्रता 8 लाख प्रति घन मिलीमीटर अर्थात 0.8 मिलीलीटर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। मिलीमीटर में पूछ सकता है, मिलीलीटर में पूछ सकता है, तो दोनों को आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उचित स्थान, गर्भाधान का उचित स्थान पहचानिए। क्या करिए? पहचानिए। ठीक है। ऑप्शन 1 ओविडक्ट, ये कह रहा है ओविडक्ट। बी वेजाइना। सी वल्वा। डी सर्विक्स। ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उचित स्थान पहचानिए। तो उसमें उचित स्थान कौन सा है गर्भाधान का? वो क्या है? सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स है, जिसको हिंदी में ग्रीवा कहते हैं। सर्विक्स है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। सांड में प्रतिस्खलन। क्या कह रहा है? सांड में प्रतिस्खलन शुक्राणु की मात्रा। सांड में प्रतिस्खलन शुक्राणु की मात्रा कितना होती है। कह रहा है कि सांड में प्रतिस्खलन शुक्राणु की मात्रा कितना होती है। कितना होती है? 5 से 10 मिलीलीटर। बी कह रहा है 3 से 5 मिलीलीटर। और सी कह रहा है 15 से 20 मिलीलीटर। और डी कह रहा है 10 से 15 ml यानी मिलीलीटर। तो कितना होता है? 3 से 5 मिलीलीटर होता है। एक बार जब वो सांड जो स्खलित होता है, जो सीमन का डिस्चार्ज करता है, तो उसमें कितनी मात्रा होती है, कितने ml? तो 3 से 5 ml होती है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए कितने शुक्राणु, कितना घन मीटर, कितना मिलीलीटर, ये सब वो हो गया। तो आप पढ़ेंगे ना तो सब पाएंगे। आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको कभी कोई चीज अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप सब चीज पा जाएंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो
इस तरीके से आज मैंने आपको जो है लगभग 24-25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पशुपालन के जो प्रजनन का है इससे बाहर नहीं आएगा। आप जो है प्रजनन के जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छी तरीके से रख लीजिए। कहीं ना कहीं घुमा करके किसी रूप में आपको जो है यहीं से मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।